बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, जो कि पैथोफिजियोलॉजी के अंदर भी आ सकती है और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी आ सकती है। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म इज़, यानी हमारे पास जो मोस्ट कॉमन काज है सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म के, वो इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, या बी नंबर ऑप्शन माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है सेकेंडरी काज, या सी क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, या पिट्यूटरी एडिनोमा है। अब अगर इन सब को हम देखें तो इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम भी हो सकता है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी हो सकते हैं, इसके अलावा क्रोनिक किडनी डिजीज़ भी हो सकती है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो पिट्यूटरी एडिनोमा भी हो सकता है सेकेंडरी काज में, क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन ऊपर पूछा गया है द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, तो जो हमें पता है द मोस्ट कॉमन काज जो सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है, जिस तरह हमने बात की थी, वो है क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 2, ओस्टियोप्रोसिस इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ, यानी ओस्टियोप्रोसिस जो बीमारी है वो किस चीज़ की कॉम्प्लिकेशन की वजह से ओस्टियोप्रोसिस हो सकता है। नंबर फर्स्ट हाइपर पैराथायराइडिज्म, नंबर बी हाइपरथायराइडिज्म, ऑप्शन नंबर सी क्रोनिक हाइपोथायराइडिज्म, या ऑप्शन नंबर डी हाइपोपैराथायराइडिज्म। यानी अब हमने देखना है कि कौन सी कंडीशन ऐसी है ए बी सी एंड डी के अंदर जिसकी वजह से ओस्टियोप्रोसिस हो सकता है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ओस्टियोप्रोसिस हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर क्या होता है, एक्सेसिव पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रेशन होती है, और वो क्या करती है कि कैल्शियम की मकदार को बढ़ाती है, तो बोन में से वो कैल्शियम को बाहर निकालती है, यानी बोन की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, ओस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो कैल्शियम और फास्फेट बोन में से बाहर आते हैं, तो बोन पोरस हो जाते हैं, विच लीड टू ओस्टियोप्रोसिस। एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 हमारे पास है T4 इज़ कन्वर्टेड टू T3 हार्मोन बाई। अब जो T4 हार्मोन है वो कन्वर्ट हो जाती है T3 हार्मोन को, लेकिन कौन ये कन्वर्ट कर रहा होता है, काइनेसिस एंजाइम, नंबर ए ऑप्शन है पर ऑक्सीडेसिस, या बी काइनेसिस, नंबर सी पे हमारे पास है डी अमाइलेसिस, और नंबर डी पे ऑप्शन है डी आयोडिनेसिस। तो जो T4 कन्वर्ट होते हैं T3 हार्मोन को, कौन से एंजाइम कर रहे होते हैं, तो फर ऑक्सीडेसिस नहीं करते, इसके अलावा काइनेसिस एंजाइम नहीं करते, हमारे पास डी अमाइलेसिस भी नहीं करते। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी विच इज़ डी आयोडिनेसिस एंजाइम। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ एमसीक्यूज नंबर 4, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म इज। अब मोस्ट कॉमन काज क्या है प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म का, ऑप्शन को देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन है पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस, ग्रेव डिजीज़, इसके अलावा हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस, या मूलर प्रेगनेंसी। तो आप लोग सोचें और आंसर अपने पास लिख लीजिए कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म का क्या है, ग्रेव डिजीज़ है, पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस है, या हाशिमोटो थायरोइडाइटिस है, या मूलर प्रेगनेंसी है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो ग्रेव डिजीज़ है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेव डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि खराबी थायराइड ग्लैंड के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट चला जाता है हाइपर थायराइडिज्म में। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए विच इज़ ग्रेव डिजीज़। एमसीक्यूज नंबर 5, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म इज। मोस्ट कॉमन काज क्या है अगर किसी पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म हो। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है ड्रग्स, ऑप्शन नंबर बी पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है बीटा HCG हार्मोन, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है पिट्यूटरी एडिनोमा। तो सेकेंडरी काज क्या है हाइपरथायराइडिज्म की, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर डी विच इज़ पिट्यूटरी एडिनोमा, विच इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म।
चलते हैं MCQs नंबर 6 की तरफ। MCQs नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स काजेज हाइपरथायराइडिज्म। हमारे पास ऐसी कौन सी मेडिसिन है या ड्रग्स है जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। तो ऑप्शन को देखते हैं। हमारे पास है ऑप्शन पे नंबर ए पे रिफाम्पिन, नंबर बी पे हमारे पास है कैल्सीमेमेटिक, नंबर सी पे है हमारे पास अमाइड्रोन, नंबर डी पे ऑप्शन है ओनली ए। तो रिफाम्पिन हमें पता है कि ये हम ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को देते हैं। सेकंड नंबर पे है कैल्सीमेमेटिक, सही है। ये कैल्सीमेमेटिक हम ऐसे दे रहे होते हैं कि ये उसका काम कर रही होती है किस हार्मोन का, कैल्सिटोनिन हार्मोन का। नंबर सी पे हमारे पास है अमाइड्रोन और डी पे तो कोई मेडिसिन नहीं है, उसका मतलब अल्टीमेटली ए है। तो हम ए को तो पहले ही काट लेंगे, ए और ऑप्शन नंबर डी को। अब सेकंड पे हम आएंगे कैल्सीमेमेटिक, यानी कैल्सिटोनिन का हाइपरथायराइडिज्म से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर ओनली T3 एंड T4 हार्मोन की सिंथेसिस इंक्रीज या प्रोडक्शन या क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी विच इज़ अमाइड्रोन। अब MCQs नंबर नेक्स्ट विच इज़ MCQs नंबर 7। MCQs नंबर 7 हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द काज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ऑप्शन को देखते हैं पहले कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन के काज क्या क्या दिए हैं। हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल काज होते हैं, एड्रिनल क्राइसिस, एडिसन डिजीज़, कुशिंग सिंड्रोम और हाइपोनेट्रीमिया। तो आप लोग खुद से इसको गैस करें कि इसके अंदर कौन सी सेकेंडरी हाइपरटेंशन ऐसी बीमारी है जो कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन काज करती है। तो हमारे पास ऑप्शन है एडिसन डिजीज़, क्योंकि इसके अंदर तो तीनों हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड के होते हैं वो हमारे पास कम हो जाते हैं। एड्रिनल क्राइसिस के अंदर तो मज़ीद वो हार्मोन सिग्निफिकेंट अमाउंट में डिक्रीज़ हुए होते हैं। इसके अलावा हाइपोनेट्रीमिया, अगर सोडियम की मकदार कम होगी सही है तो वाटर की मकदार भी साथ में उसके साथ कम हो जाती है, तो हाइपरटेंशन में पेशेंट के जाने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन का मकदार इंक्रीज़ हो जाते हैं और इसकी वजह से पेशेंट जाता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन में। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी विच इज़ कुशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। MCQs नंबर 8, द परसेंटेज ऑफ इजेक्टेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट इन वन कंट्रैक्शन इज कॉल्ड। अब अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से वन कंट्रैक्शन में ब्लड निकलता है और हमें उसकी परसेंटेज बतानी है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं या कार्डिक आउटपुट कहते हैं उसको, या हम उसको इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी या ये कार्डिक साइकिल है। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ इजेक्टेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट इन वन कंट्रैक्शन। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम की हम बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर हमेशा हम वॉल्यूम की बात करते हैं कि कितना ml ब्लड बाहर निकला इन वन कंट्रैक्शन, कितना अमाउंट, ये कितना ml ऑफ ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है एक कंट्रैक्शन में कितना ml ब्लड बाहर जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास नहीं हो सकता है। सेकेंड नंबर पे है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डिक आउटपुट बी द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज इजेक्टेड बाय द हार्ट इन 1 मिनट। अब 1 मिनट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल आइडियली 72 बार अगर कंट्रैक्ट करता है तो 72 बार जब वो कंट्रैक्शन कर रहा होता है तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड गया पूरे 1 मिनट के अंदर, यानी 72 कंट्रैक्शन के अंदर, तो उसको तो हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। हमसे क्या मांग गए, द परसेंटेज ऑफ इजेक्टेड ब्लड। परसेंटेज पे आते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है इजेक्शन फ्रैक्शन। वाइल अगर हम कार्डिक साइकिल की बात करते हैं तो कार्डिक साइकिल के अंदर कंप्लीट रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन हम उस वाले प्रोसेस को कहते हैं। और इजेक्शन फ्रैक्शन के अंदर हम बात करते हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन असल में हमें परसेंटेज में बता रहा होता है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड यानी कितना परसेंट ब्लड ड्यूरिंग वन कंट्रैक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकले, तो उसको हम EF या इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इस MCQs के लिए होगा ऑप्शन नंबर सी विच इज़ इजेक्शन फ्रैक्शन। MCQs नंबर 9, द टर्म एबूलिया मीन्स। अब हमारे पास एक टर्म है एबूलिया। एबूलिया का क्या मतलब होता है, ऑप्शन पे जाते हैं डिक्रीज विजुअल फील्ड, नंबर बी शफलिंग गेट, नंबर सी डिक्रीज डिज़ायर टू डू समथिंग और इंक्रीज मोटर रिस्पॉन्स।
तो इबोलिया सबसे पहले आते हैं डिक्रीज विजुअल फील्ड पे, क्योंकि इबोलिया वो कंडीशन होता है जिसके अंदर हमारी जो डिज़ायर होती है, इंटरनल विश होती है टू डू समथिंग, या कुछ करने की सलाहियत, बात करना, काम करना, वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो विजुअल फील्ड डिक्रीज़ ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ये गलत है। नंबर बी पे शफलिंग गेट, ये भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो वॉकिंग स्टाइल यानी शफलिंग गेट वो लड़खड़ा के चल रहा होता है मरीज़। नंबर सी पे डिक्रीज डिज़ायर टू डू समथिंग, ये डिक्रीज़ हो जाता है। और नंबर डी पे ऑप्शन है इंक्रीज मोटर रिस्पॉन्स, इंक्रीज़ नहीं होता है क्योंकि ये एबोलिया, अगर हम बात करते हैं स्ट्रोक की, तो जब हमारे पास इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज उसके ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, उसके अंदर कोई मसला हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट स्ट्रोक में चला जाता है, तो हमें एबोलिया मिलता है और उसके अंदर इंसान की डिज़ायर टू डू समथिंग या इंटरनल डिज़ायर विश ये सारे कम हो जाती है, चाहे वो बात करने का हो, काम करने का हो, ये डिक्रीज़ हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, which is decreased desire to do something. Thank you for watching this video.